इनेट रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस ही होता है बैक्टीरिया का, लेकिन इनेट का मतलब है कि स्टार्ट से, शुरू से बैक्टीरिया की वो एबिलिटी कि वो किसी भी ड्रग को रेजिस्टेंस पेश करे, तो इसको हम इनेट रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर टॉपिक में पढ़ा कि यहाँ पर वक्त के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है बैक्टीरिया का। पहले ससेप्टेबल होता है, यानी कि पहले बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है उस ख़ास एंटीबायोटिक से, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पेश करता है, फिर वो उसकी ग्रोथ को स्टॉप नहीं किया जा सकता। लेकिन इनेट रेजिस्टेंस में शुरुआत ही बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है एक खास ड्रग को। एंट्राइजिंग रेजिस्टेंस इज द इनेट एबिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया स्पेशली टू रेजिस्ट द एक्टिविटी ऑफ द पर्टिकुलर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग। तो जब ख़ास ड्रग के ख़िलाफ़ शुरू से एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करे, इसको हम इनेट रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस कैन बी कॉल्ड इनसेंसिटिविटी, यानी कि इनसेंसिटिव, हसास ही नहीं होता वो ड्रग के लिए। सिंस इट अकर इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव नेवर बीन ससेप्टेबल टू दैट पर्टिकुलर ड्रग्स, तो ये उस ऑर्गेनिज्म, उस बैक्टीरिया में होता है जिसमें ससेप्टेबल, यानी कि कहीं भी ससेप्टेबल नहीं होता, कभी भी हसास नहीं होता, वो शुरू से इनसेंसिटिव होता है, हसास नहीं होता। तो ही रीज़न है। नंबर 1, लैक ऑफ द एफिनिटी ऑफ द ड्रग फॉर द बैक्टीरियल टारगेट, यानी कि ड्रग की वो एबिलिटी, वो एफिनिटी नहीं होती जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए बैक्टीरिया की टारगेट पर। फॉर एग्जांपल, पेनिसिलिन आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पेनिसिलिन को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते या ये इफेक्टिव नहीं होता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ख़िलाफ़। ये बैक्टीरिया है जो टीबी को काज करती है। क्यों नहीं? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में सेल वॉल ही नहीं होता, तो वहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन ही नहीं होता, तो पेनिसिलिन का काम है सेल वॉल को डैमेज करना, तो इसलिए ड्रग वहाँ पर काम नहीं कर सकता माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के ख़िलाफ़। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ द एबिलिटी ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग की एबिलिटी या अटैचमेंट का जो है वो एबिलिटी ना होना। दूसरा क्या रीज़न हो सकता है इनेट रेजिस्टेंस या बैक्टीरिया की जो इनेट रेजिस्टेंस है? इनएसेसिबिलिटी ऑफ द ड्रग इनटू द बैक्टीरियल सेल। फॉर एग्जांपल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर नेचुरल रेजिस्टेंस टू वेंकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द पेनिट्रेट आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है इनएसेसिबिलिटी, यानी कि एसेसिबल नहीं होता ड्रग को बैक्टीरिया का सेल। फॉर एग्जांपल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, लिपिड मेम्ब्रेन होता है, तो इसलिए वेंकोमाइसिन एंड पेनिसिलिन पेनिट्रेट नहीं कर जाता, अंदर नहीं जा सकता बैक्टीरिया में, उसको सेल वॉल को डैमेज नहीं कर सकता, तो इसलिए इनएसेसिबल होता है, यानी कि एसेस नहीं होता, उसके पहुंच से दूर होता है उस ड्रग के, तो इसलिए हम इस ड्रग को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज वो बैक्टीरिया इनेट रेजिस्टेंस शो करता है, यानी कि इसकी स्टार्ट से ये एबिलिटी है उस ड्रग के इस ड्रग को रेजिस्टेंट पेश करना। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं। एक्वायर रेजिस्टेंस, इनेट रेजिस्टेंस के बाद दोबारा एक्वायर रेजिस्टेंस को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। वही स्लाइड है जो हमने पहले पढ़े कि व्हेन द माइक्रोब्स गेन द एबिलिटी टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्रग, यानी कि ड्रग की मौजूदगी में जब माइक्रोब्स अपना रिप्रोडक्शन, अपनी ग्रोथ जारी रख सके, इस एबिलिटी को हम एक्वायर रेजिस्टेंस कहते हैं। एक्वायर रेजिस्टेंस डेवलप्स व्हेन द माइक्रोऑर्गेनिज्म नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू अ ड्रग व्हिच दे वर प्रीवियसली ससेप्टेबल। तो इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया एक्वायर करता है, सीख जाता है कि किस तरह मैं ड्रग की मौजूदगी में अपने ग्रोथ को जारी रख सकूं। पहले ससेप्टेबल होता है, हसास होता है, किल किया जा सकता था, लेकिन जब हम बार बार एक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो फिर बैक्टीरिया सीख जाता है कि मैं किस तरह अपने आप को उस खास ड्रग से बचाऊँ। बीटा लैक्टेमेज एक्टिविटी क्या है? दिस फैमिली ऑफ द एंजाइम बीटा लैक्टेमेज एक्टिविटी, ये हमारे पास एक एंजाइम की फैमिली है। हाइड्रोलाइजेज द साइक्लिक अमाइड बॉन्ड, जो क्या करती है, हाइड्रोलाइज करती है साइक्लिक अमाइड बॉन्ड को, और ये साइक्लिक अमाइड बॉन्ड कहाँ पर होता है? बीटा लैक्टियम रिंग पर, और बीटा लैक्टियम रिंग कहाँ पर होता है? उस बैक्टीरिया पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बैक्टीरिया के रिंग, बीटा लैक्टियम रिंग पर एक बॉन्ड होता है साइक्लिक अमाइड बॉन्ड, तो उसको हाइड्रोलाइज करता है। कौन हाइड्रोलाइज करता है? बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। और ये एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है? वो खुद ही बैक्टीरिया अपने लिए प्रोड्यूस करता है और ख़ुद अपने बीटा लैक्टेम रिंग की अमाइड बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है। तो उसकी वजह से फिर ड्रग की जो बैक्टीरियासाइड किल करने की एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, तो फिर ड्रग्स उसमें बैक्टीरिया को की ग्रोथ और उसकी किलिंग नहीं कर सकता। एसिमिल एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, वही बीटा लैक्टेमेज एक्टिविटी में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, किस तरह बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट की शक्ल में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। पहले हमने क्या लिया, बैक्टीरिया को लिया, उसको कल्चर किया, उसके बाद हमने उस कल्चर से बैक्टीरिया ले,
आप लोग देख सकते हैं। फिर एंटीबायोटिक भी डालें। एंटीबायोटिक डालने के बाद वो भी बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक यानी कि डायरेक्ट किल करने की एबिलिटी रखते हैं, वो एंटीबायोटिक डालें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी है, तो यानी बैक्टीरिया को किल किया गया। जब हमने दोबारा एंटीबायोटिक को लिया, वो भी बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि उसके ग्रोथ को स्टॉप करने की एबिलिटी रखते हैं, वो ड्रग लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया इतने थे, वही तादाद में यहाँ पर भी है, यानी इसका मतलब है कि उसके ग्रोथ को स्टॉप किया गया। लेकिन रेजिस्टेंस किस तरह शो करता है? इस तरह हमने दोबारा बैक्टीरिया को लिए, वो भी इनसेंसिटिव स्ट्रेन, यानी कि एंटीबायोटिक को इनसेंसिटिव यानी कि हसास नहीं होती, यानी कि एबिलिटी रखती है रेजिस्टेंस की। तो जब एंटीबायोटिक दिए डाले तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मिनी नंबर है, यानी कि रेजिस्टेंस शो किया, ड्रग की मौजूदगी में ग्रो किया। उसके बाद हमने दोबारा बैक्टीरिया को लिया और हमने एंटीबायोटिक को डाले, और वो भी सेंसिटिव स्ट्रेन विद रेजिस्टेंट म्यूटेंट बैक्टीरिया को, यानी कि हसास यानी कि रेजिस्टेंस न शो करने वाली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सारे एंटीबायोटिक रह गए और बैक्टीरिया को यहाँ पर सारे ख़त्म किए गए, जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। सेंसिटिविटी इन द माइक्रोबायोलॉजी। Sensitivity analysis determine the effectiveness of the antibiotic against the microorganism germs such as bacteria that have been isolated from the cultures. तो sensitivity का मतलब है हसास, कि एक एंटीबायोटिक किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ कितना इफेक्टिव है, कितना हसास है, कितना एबिलिटी रखता है उस बैक्टीरिया को किल करने की। तो इसको हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कहते हैं। हाँ, इन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी पर क्या होता है और ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये एक टेस्ट होता है। टेस्ट इज डन to help to choose the antibiotic that will be most effective against the specific type of the bacteria or fungus infecting in individual persons. तो किसी भी इंडिविजुअल में किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ एक एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव है, यानी कि मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक जो है कोई जब इस्तेमाल किया जाए, उस टेस्ट को परफॉर्म करने का मतलब है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी एनालिसिस में सिर्फ हम इफेक्टिवनेस चेक करते हैं एंटीबायोटिक की, और यहाँ पर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी हम मोस्ट इफेक्टिव नेक्स्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। एंटीमाइक्रोबल ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स हम किसी खास माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कॉमन माइक्रोब्स काजिंग डिजीज़ जो है, बैक्टीरिया के खिलाफ हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं, वायरस के खिलाफ एंटीवायरल, फंगस के अगेंस्ट हम एंटी फंगल इस्तेमाल करते हैं, एंटी प्रोटोजोआ के खिलाफ हम एंटी प्रोटोजोअल इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ खास एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है जिन्हें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कौन कौन से ड्रग कौन से बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंटीबैक्टीरियल। तो हमारे पास है बीटा लैक्टेम एंटी माइक्रोब्स। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम वो एंजाइम है कि बैक्टीरिया के ऊपर जो रिंग होता है, लैक्टेम रिंग, उसके ऊपर साइक्लिक अमाइड बॉन्ड होता है, तो उसको हाइड्रोलाइज करता है। तो उस हाइड्रोलाइज की वजह से फिर ड्रग्स उस बैक्टीरिया पर काम नहीं कर सकता, एक्शन उसे किल नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारा मेन मकसद है कि इस तरह की मेडिसिन को इस्तेमाल करें कि उस एंजाइम की ग्रोथ या उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप किया जाए, ताकि उस जो साइक्लिक अमाइड बॉन्ड है उसकी हाइड्रोलाइजेशन ना हो। तो उस वजह से फिर ड्रग्स भी आएगा, उस बैक्टीरिया को किल करने की एबिलिटी भी रखता होगा। तो इसलिए हमारे पास बीटा लैक्टेमेज एंटीमाइक्रोब्स वो एंटीबायोटिक है जो हम इस एंजाइम के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, मेथिसिलिन एंड पेपरसिलिन एंड एजेट्रोनिम एंड एम्पिनिम, और हमारे पास लास्ट है सेफालोस्पोरिन। तो ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? उस एंजाइम के अगेंस्ट। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी कि बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना। फॉर एग्जांपल 50S इनहिबिटर, 30S इनहिबिटर। बैक्टीरिया में राइबोसोम की 2 पार्ट्स है, 50S, 30S। तो इस 50-30S राइबोसोम के पार्ट को जब इनहिबिट किया जाए तो फिर ये प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास यहाँ पर है क्लोराम्फेनिकोल एंड मैक्रोलेट्स, और इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन और क्लेनेडोमाइसिन एंड लाइनोजोलेट। इसके बाद हमारे पास 30S इनहिबिटर में आता है अमीनोग्लाइकोसाइड एंड जेंटामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट कौन कौन से हैं? रिम्पामिन एंड आइसोनाइजेट एंड डब्यूसिन एंड एथिम्ब्यूटानोल एंड पायरिजोनामेट। तो ये हमारे पास टीबी डिजीज़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रग्स। ये आप बार बार आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट कौन कौन से हैं? ट्राइमेथोप्रिम
एंड इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पर आता है सल्फोमेथोमेजोल और तीसरे नंबर पर आता है फ्लोरोक्विनोल्स, जिसमें हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, विनकोमाइसिन और मेटोनाइडाजोल एंड डेप्टोमाइसिन। तो ये हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक है। इस तरह एंटीबायोटिक को मज़ीद क्लासिफाई किया गया फॉर द इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करना, इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना, एल्टर द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, इसके साथ साथ डीएनए और आरएनए के मेटाबॉलिज्म को चेंज करना या इनहिबिट करना, इनहिबिट द फोलेट मेटाबॉलिज्म, या जो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन है फोलेट मेटाबॉलिज्म उसको डिस्टर्ब करना। तो ये कौन कौन से एंटीबायोटिक आइए पढ़ते हैं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हमारे पास पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, कार्बापेनिन एंड मोनोबैक्टम्स या एजिट्रोनियम और ग्लाइकोपेप्टाइड या विनकोमाइसिन है। तो ये आपने बार बार पढ़ना है, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, लेकिन आपने रिवाइज करना है। प्रोटीन सिंथेसिस को कौन इनहिबिट कर सकता है? क्लोरोपेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलेट एंड ऑक्साजेनोडोन्स या लाइनोजोलेट भी कह सकते हैं, अमीनो ग्लाइकोसाइड। इस तरह आरएनए और डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं बैक्टीरिया में, उसको किस तरह हम स्टॉप कर सकते हैं? कौन से मेडिसिन से? क्वाइनिलोन में हमारे पास सिफारोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, गिमोफ्लॉक्सासिन। तो फ्लॉक्सासिन जहाँ पर आता है तो उसका मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड के इनहिबिशन या उसके मेटाबॉलिज्म उसको चेंज करना। इनहिबिट द फोलेट मेटाबॉलिज्म में हमारे पास कौन कौन से मेडिसिन आते हैं कि बैक्टीरिया की जो न्यूट्रिशन प्रोसेस मेटाबॉलिज्म होता है उसको इनहिबिट करना, स्टॉप करना, तो उससे बैक्टीरिया का डेथ या उसकी ग्रोथ स्टॉप हो सकती है। कौन कौन से मेडिसिन है? ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्सेजोल। तो ये हमारे पास 2 मेडिसिन है। तो आपने ये इन मेडिसिन को बार बार याद करते रहना, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी कि हम वायरस के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास पहले कैटेगरी में आता है एंटी हर्बिस वायरस ड्रग्स, यानी कि हर्बिस जो खास हर्बिस डिजीज़ खास करने वायरस होते हैं उनके खिलाफ कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल करते हैं? एडोक्सियोरिडीन एंड साइक्लोवेयर। आपने साइक्लोवेयर को याद रखने पर उसके बाद जो सारे जो साइक्लोवेयर होते हैं वो एंटीवायरल होते हैं और एंटी हर्बिस होते हैं। हाँ, वेलेंस साइक्लोवेयर, फेमोसाइक्लोवेयर, गाइनोसाइक्लोवेयर एंड वेजाइनोसाइक्लोवेयर, सेडोफेवर एंड फॉस्कानेट। तो ये दोनों मेडिसिन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारे साइक्लोवेयर है। दूसरे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस कौन से हैं? एमेंटाडीन। जो सारे जो विंटाडीन आता है ये हमारे पास एंटी इन्फ्लुएंजा है। या हमारे पास जो टेमेवेयर या एमेवर, तो ऑस्लेट एमेवेयर एंड ज़ैलोमेवेयर। तो ये नाम थोड़े से मुश्किल है, लेकिन आपने रिवाइज करना, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। एंटी हेपेटाइटिस वायरस और नॉन सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स कौन कौन से, यानी कि हेपेटाइटिस के अगेंस्ट, चाहे वो बी हेपेटाइटिस हो या सी, कौन कौन से ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले नंबर पर हमारे पास है लेम्पिविडीन और सेकंड नंबर पर है एडिफेविर डेपोवेक्सिल और तीसरे नंबर पर है टेनफोवेर और हेपेटाइटिस सी के लिए रिम्पाविरिन एंड इंटरफेरॉन अल्फा। तो ये 2 मेडिसिन है। तो आप लोगों ने ये ड्रग्स को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीप्रोटोजोअल ड्रग्स कौन कौन से हमारे पास लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म। तो एंटीप्रोटोजोअल ड्रग्स हमारे पास वो ड्रग्स है जो हम प्रोटोजोअल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कैटेगरी है, एंटी मलेरियल एजेंट एंड ड्रग्स फॉर द एमीबिया। तो ये भी आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। क्लोरोक्विनोन, मीफ्लोक्विनोन, प्राइमिक्विनोन एंड क्विनोन। तो आपने क्विनोन को याद रखना है, जब पर क्विनोन लास्ट में आता है तो फिर वो एंटी मलेरियल एजेंट होगा और वो भी एंटीप्रोटोजोअल ड्रग्स है। एंटीफोलेट्स एंड अदर्स। इसके बाद हमारे पास जो एमीबियस है, मेट्रोनिडाजोल एंड डाइक्लोक्सानेट एंड एमेटिन एंड आइडोक्विनोल। तो ये आइडोक्विनोल ने आपने ज़रूर याद रखना है, बिकॉज ये एंटी मलेरिया के साथ थोड़ा सा मुशाबहत रखता है, तो ये आ सकता है। आइडोक्विनोल एंटी एमीबिया डिजीज़ है। तो ड्रग्स फॉर द एमीबियास भी हमने पढ़े, ये हमारे पास लास्ट स्लाइड था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसके बाद हम मज़ीद नर्सिंग वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो आज तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।